नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस खास कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। वार्तिक टीवी का ये स्पेशल शो है जो कि हम राजनीति को समर्पित करते हुए आपके समक्ष लेकर आते हैं और इसमें हम राजनीतिक गतिविधियों को डिस्कस करते हैं। किस तरह की बोली भाषा चल रही है, किस तरह के राजनीतिक नारे लग रहे हैं, चुनावी माहौल में क्या कुछ हो रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर आपके समक्ष हम आते हैं। और हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले पूर्व मंत्री और 6 दशक का राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले चंद्राजीत सिंह भी हमारे साथ होंगे। हम चंद्राजीत सिंह भी का वेलकम करें। इससे पहले आपसे एक आग्रह है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे प्रोग्राम आप तक मिलते रहें आपको, और नियमित रूप से हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो बिना किसी रुकावट के आप देख सकें। इसलिए आपसे आग्रह है कि हमारा जो YouTube का चैनल है उसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। और अब हम प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और चंद्राजीत सिंघवी का हम वेलकम करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी, नमस्कार। तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बांसवाड़ा यात्रा है वो बहुत चर्चा में रही, उसके कई पॉलिटिकल मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको ये यात्रा किस तरह की दिखाई दी और किस तरह का पूरा का पूरा इंतजाम जो किया गया था उसका क्या आशय आप समझाना चाहेंगे? बहुत साफ है। नरेंद्र मोदी ने 4 चीफ मिनिस्टरों के साथ ये यात्रा की, चारों को बुलाकर बिठा दिया गया। और अशोक गहलोत ने कुछ दिनों पहले एक बात कही थी कि मैं मोदी जी से 20 साल वरिष्ठ हूं, सीनियर हूं। मोदी जी ने मुस्कुराकर व्यंग्यात्मक रूप में इसको स्वीकार किया और इसीलिए और मुख्यमंत्रियों के अलावा अशोक गहलोत के लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग किया और एक सबक दिया अशोक गहलोत को कि जो वरिष्ठ होते हैं, सीनियर होते हैं, उनका सम्मान कैसे किया जाता है। अब चूंकि वहां तो ये हो गया, गहलोत ने कह दिया कि मैं वरिष्ठ हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अशोक गहलोत से 20 साल वरिष्ठ हूं। इसके बारे में अशोक गहलोत क्या कहेंगे? मैं तो 58 से राजनीति में 78 से आए। वरिष्ठता से कुछ नहीं होता है। आदमी में दम कितना है, उसकी बात में वजन कितना है। कहां नरेंद्र मोदी और कहां मुख्यमंत्री जी? आप कोई तुलना है? मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री रह गए। 3.5 साल तक धकोले खाते हुए, झटके खाते हुए, आक्रोश में आरोप से पीड़ित होते हुए, परेशानी के अंदर आलाकमान की मेहरबानी से सचिन पायलट से जूझते हुए, बौखलाते हुए, बड़े बेशर्मी के साथ ये 3 साल 50 निकले हैं। नरेंद्र मोदी तो 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, निर्वाचित चीफ मिनिस्टर है, शानदार चीफ मिनिस्टर है, दुनिया देखती रह गई। उसका जलवा कुछ और था और अशोक गहलोत की जो हालत है वो कुछ और है। इन दोनों में रात दिन का फर्क है। अब चूंकि वह मोदी जी आए थे, उसके आने के पहले मोदी जी के मन में थी कि मैं भानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करूं, लेकिन मंच का वातावरण देखकर, मंच पर बैठे लोगों को देखकर उनका मन बदल गया। वो करेंगे जरूर, पर वो तब करेंगे जब उनके पसंद के लोगों के बीच में ये घोषणा की जाएगी। शायद अशोक गहलोत जी न जाते तो ये घोषणा हो भी जाती, मगर यह श्रेय वो राजस्थान के मुख्यमंत्री को आंशिक रूप से भी देना नहीं चाहते थे, इसलिए ये घोषणा नहीं हुई। अब नरेंद्र मोदी ने तो कहा, वो आपने भी सुना और मैंने भी सुना है, नरेंद्र मोदी व्यंग्यमान के मास्टर हैं। तानाबाजी, ताना कसना भी जानते हैं और ताना सुनना भी जानते हैं। इसलिए इसका सीधा मतलब ये है। अब सचिन पायलट ने यात्रा को लेकर के उल्टा कहा कि मोदी जी ने अशोक गहलोत की प्रशंसा क्यों की। हुआ तो उल्टा था, अशोक गहलोत ने मोदी की प्रशंसा की थी, मगर चलो मान भी लिया जाए ऐसा हुआ तो भी सचिन पायलट कहते हैं कि गुलाम नबी आजाद की प्रशंसा हुई तो उसे पार्टी से जाना पड़ा था। मगर मैं नहीं मानता कि सचिन पायलट की इस बात का वजन अशोक गहलोत पर कोई नेगेटिव दबाव डालेगा। हाँ, ये जरूर है, इतना होगा जब सचिन गहलोत का मुख खुल गया है, उसकी भाषा में पुनः चुनौती आ गई है। उसने कहा 11 महीने रह गए तो करना करे, हाईकमान जल्दी करे। आज तो राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ संपादक और जिनका मैं अब तक आलोचक रहा हूं, लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध विचारक गुलाब कोठारी ने भी लिख दिया है
कि जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया था क्या उन्हें वापस इस्तीफा लेने का अधिकार है? कितनी बड़ी बात गुलाब कोठारी ने कही है, हर आदमी की समझ के बाहर है। तो ऐसी स्थिति आ गई अब कि अब सचिन पायलट ने मुखर होकर ये कह दिया है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको अब काम करना पड़ेगा, समय बहुत निकल चुका है, जो फैसला करो, नहीं करो तो स्पष्ट कह दो ताकि मैं मेरा कदम उठाऊं। यानी इस इंटरव्यू से बहुत सी बातें होगी। सचिन का मुंह खुल गया, अशोक पर व्यंग्यबाण की वर्षा हो गई, बानगढ़ की घोषणा रुक गई। कोई क्या हुआ आपने ये जो, एक मिनट में रोक रहा हूं आपको यहाँ, आपने जो कहा सचिन पायलट के हवाले से कि मैं मेरा कदम उठाऊं, तो आपका क्या आशय इससे? मैं मेरा कदम से मतलब क्या आपका? सीधी सारी बात है, जो अनुशासनहीनता की कार्रवाइयां बरान में विधायकों ने की, उनको स्पीकर का उनका क्या, या तो स्पीकर मंजूर करे या रिजेक्ट करे, हाईकमान या तो सजा दे या उन्हें निर्दोष कहे। लटका के क्यों रखते हो? क्या लटकाने के लिए आपको सचिन पायलट ही मिला है? अशोक गहलोत को तो आपने अटका के रख दिया, कांग्रेस को भटका के रख दिया और सचिन पायलट को लटका के रख दिया। ये नहीं चलेगा। खड़गे साहब, आपको खड़कना पड़ेगा। ठीक है कहा गुलाब कोठारी ने, आप खड़कोगे नहीं तो आप भटक जाओगे। वैसे भी कांग्रेस किसी हालत के अंदर अशोक गहलोत के नेतृत्व में 20 से 25 से ज्यादा सीटें लाने वाली नहीं है। 20-25 तो मैं बड़ा आंकड़ा कह रहा हूं। कांग्रेस जी खुद कहते हैं 15 पर लट गए हैं। अब इन्हीं दिनों में कांग्रेस के 2 मंत्रियों ने विधायक काम में ली। एंटी गहलोत खुल के बोले। अब बताओ गुड़ा ने क्या गलत बोला? चलो आते हैं एक बार, एक मिनट आप यहाँ रोकते हैं, राजस्थान की तरफ आते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपकी कर्मभूमि भी है, उस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा भी जरूरी है। एक बार हम गुजरात की तरफ चलते हैं, और गुजरात में चूंकि चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं और अब माहौल वहां पर जो चुनावी सभाओं का और वो तेज हो जाएगा, और चुनाव का जो प्रॉपर स्वरूप है वो सामने आ जाएगा, और अगले महीने पोलिंग हो जाएगी और अगले महीने में ही सरकार बनने वाली है। आपको क्या लगता है गुजरात चुनाव को लेकर, किस तरह का दृश्य आपको दिखाई देता है? वहां की क्या स्थिति है और किस पार्टी को कितनी बढ़त मिलती हुई नजर आती है? देखिए, अन्य लोगों की बात मैं नहीं जानता, पर मैं गुजरात से बहुत ज्यादा संबंधित रहा हूं। गुजरात के एक चुनाव में मैं उमा भारती की पार्टी का उपाध्यक्ष होकर गुजरात का प्रभारी था, जिस पार्टी ने जबरदस्त उम्मीदवार 40 खड़े किए थे। इसी प्रकार मैं जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव बन के भी गुजरात का प्रभारी रहा हूं। इसलिए गुजरात के बारे में जो मैं बात कहूंगा वो गैर जिम्मेदार बात नहीं होगी। मैंने कल ही एक इंटरव्यू दिया है। अब गुजरातियों को गुमराह करने के लिए 2 तत्व जाएंगे वहां। आपने पूछा गुजरात में क्या होगा, तो बता रहा हूं। तय रूप से गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार बनना तय है, 1% भी संशय नहीं है। बड़े वोटों से बढ़ेगी। पिछली बार कम वोटों से बनी थी, क्योंकि कांग्रेस तो ये 2 ही पार्टियां मैदान में थी। अब तीसरी पार्टी आ गई आप, AAP, आप आने से क्या हो गया? अब पार्टी आप किसके वोट काटेगी? आप कांग्रेस का वहां पर दीवारा निकाल देगी। खुद तो 8-10 सीट पर जीतेगी, पर 40-50 सीट पर कांग्रेस को ले डूबेगी। इसका फायदा किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को होगा। दूसरा, 5 साल में देश मान गया कि एक गुजराती है जो देश को नेतृत्व दे रहा है। तो गुजरात का मतदाता अपने गुजराती नेतृत्व को रास्ते के सिरे से कैसे हटाएगा? इसलिए गुजरात के अंदर मैं 9 दिन रहूंगा, पूरे चुनाव में रहूंगा और अपील करूंगा गुजरात के लोगों से, जो मैंने कल की है। और मैंने अपील में कहा है कि देश गुजरातियों से भीख के अंदर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व चाहता है, क्योंकि देश का जो उत्थान उज्जवल हुआ, 2 नंबर का काम मिटा, सीधे नोट लगने गए, ऑनलाइन परचेजिंग हो गई, ये सब 2 नंबर का काम मिटाने वाला नरेंद्र मोदी है। कश्मीर में क्या किया नरेंद्र मोदी ने, ये भी गुजराती जानते हैं। अब बार बार कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करते हैं राहुल जी। अरे भारत को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ दिया, 500 रियासतों को एक करके भारत को बना दिया। अब आप किसको जोड़ोगे? इसलिए गुजरात के अंदर महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नरेंद्र मोदी, इन तीनों के नाम पर गुजराती दीवाना है। इसलिए वहां पर कांग्रेस की दाल गलेगी नहीं। पहले कांग्रेस की सीटें 77 आई थी, इस बार कांग्रेस की 37 सीट आएगी। 8-10 सीट भाजपा ले जाके, आप पार्टी ले जाके खाता खोल देगी। बाकी वहां तो एक मात्र एक छत्र, एक दृष्टिकोण से, एक ही दृष्टिकोण से
एक ही विचार से भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि यहां से आप पार्टी और कांग्रेसी नेता जाएंगे प्रभारी और प्रचारक बन के, तो मैं तबाशबीन तो हूं नहीं, गुजरात से संबंधित मैं भी जाऊंगा, पूरे समय गुजरात में रहूंगा और अपील करके कहता रहूंगा कि गुजरातियों का भला किस में है, देश का भला किस में है, राष्ट्र का भला किस में है, सनातन का भला किस में है, हिंदुत्व का भला किस में है, इंसानियत का भला किस में है, गरीबों का भला किस में है, मजदूरों का भला किस में है, आदिवासियों का भला किस में है, ये तो मैं कहूंगा ही। और मेरी हर बात के साथ में जो यहाँ के जो परदेसी बाबू जाएंगे वो लौट के आएंगे, वापस आकर के चुनाव की बात बोलेंगे, लौट के बुद्धू घर को आए। ये स्थिति आप पार्टी और कांग्रेस के जो लोग वहां प्रचार करने जाए उनकी होने वाली है। राइट, तो आपको लगता है गुजरात में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसमें एंटी इनकम्बेंसी का कोई भी आपको संकेत नजर नहीं आ रहा? वहां राष्ट्र के प्रति प्रो इनकम्बेंसी है, उसका लाभ मिलेगा। एंटी इनकम्बेंसी जब होती तो सरकार फेल होती। एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान में 80% है। जब भी सीट पर आएंगे हम, वहां क्या की एंटी इनकम्बेंसी है? जो गुजरात का उत्थान हुआ, उद्योग का उत्थान हुआ, देश का विकास हुआ, उद्योग में धर्म का स्थान बना, सोमनाथ का विकास हुआ, देश का विकास हुआ, तो एंटी इनकम्बेंसी कहां है? वो तो प्रो इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी तो राजस्थान में है जहां सर्वनाश होना तय है। इसलिए आप गुजरात के बारे में मत सोचिए, ज्यादा पूछिए मत, केवल मेरी छोटी बात पर विश्वास करो। आज तक मैंने भविष्यवाणी की वो गलत नहीं हुई है। गुजरात में इस बार भारतीय जनता पार्टी 130 से ऊपर सीटें लाएगी, 8-10 सीट पर ही आ सकती है, बाकी फिर छुटकर दी जाएगी, 2-3 वो छोटू भाई वसावा ले जाएगा, ऐसे करके खान चलेगा। और गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय नेतृत्व की तरह ही प्रांतीय नेतृत्व की सरकार बनना तय है। पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर पटेलों को साथ लिया है, पहले एक जैन को बनाकर के शाह को साथ दिया था, सब साथ लिए गए हैं, अब कुछ बचा ही नहीं है। जब बचा ही नहीं है तो घाटा किस बात का होगा? स्पष्ट है, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कहीं देखने की जरूरत नहीं है। राइट, तो हम हमारे व्यूअर्स को एक ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं। ये न्यूज हालांकि इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि न्यूज है तो न्यूज तो हमारा काम है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गोली लग गई है और उनकी रैली के अंदर किसी ने गोलीबारी की है और ये व्यक्ति जो है वो वैसे तो पकड़ा गया है, लेकिन इमरान खान घायल हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है और उनके साथ 3 अन्य लोग भी घायल हैं गोलीकांड में। तो ये आज की एक ब्रेकिंग खबर है। और इमरान खान का चूंकि वहाँ पर ये जो लॉन्ग मार्च का काम चल रहा है, लॉन्ग मार्च को धीरे धीरे सपोर्ट भी मिलता जा रहा है और इस सपोर्ट में जिस तरह की बात सुनाई दे रही है उसमें ये भी एक तथ्य सामने आ रहा है कि इमरान खान कुछ दिन इस लॉन्ग मार्च को लंबा करने की उसमें हैं, स्ट्रेटेजी में थे और वो लंबा इसलिए किया जा रहा था। पहले 4 नवंबर तक वो इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारी में थे, लेकिन लंबा इसलिए किया गया कि वहां पर इसी महीने आर्मी के जो चीफ हैं वो बदले जाएंगे। जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह नया आर्मी चीफ आएगा। संभवतः ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ की पोस्टिंग के इंतजार में वो हैं। यदि उनके खेमे का आर्मी चीफ बन जाता है, उसकी घोषणा हो जाती है, तो ये मार्च जल्दी पहुंचेगा, वो इस्लामाबाद को तुरंत घेर लेंगे। अन्यथा उनके अलावा कोई बनता है तो फिर लॉन्ग मार्च लंबा जाएगा। ये लंबा था, इसलिए ये आज गुजरांवाला के पास में लॉन्ग मार्च था और यहीं पर ये उनके ऊपर फायरिंग हुई है। और वैसा भी माना जा रहा था अभी पिछले 1-2 महीने से कि इमरान खान असैसिनेट भी हो सकते हैं, इमरान खान के ऊपर हमला भी हो सकता है, क्योंकि वो आर्मी को आड़े हाथ ले रहे हैं, ISI को आड़े हाथ ले रहे हैं, इसलिए भी उनकी जान को खतरा मंडरा रहा है और वो आज हो भी गया है। तो ये खबर हमारे व्यूअर्स के लिए थी, तो ये आपको हमने दी है खबर। अब हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं और बात जब आपने गुजरात चुनाव की है तो आपको एक हम समीकरण की तरफ ले जाना चाहते हैं कि मान लीजिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसे हालांकि कोई संबंध नहीं है राजनीतिक किसी भी उस स्थिति का, लेकिन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को असफलता हाथ लगती है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी जो आम चुनाव हैं 2024 के, उसके ऊपर कोई असर दिखाई देता है क्या? ये सवाल ही पैदा, ये काल्पनिक है, आपने अच्छी कल्पना की है।
आपने इसको हकीकत या न्यूज नहीं बनाया, कल्पना करिए, कल्पना का अधिकार है आपको। नरेंद्र मोदी का कुछ भी बाल बांका नहीं होगा। ये गुजरात नरेंद्र का दीवाना है, नरेंद्र का दीवाना रहेगा। ये गुजरात भारतीय जनता पार्टी की प्रेसी की तरह है, प्रेमिका की तरह ही रहेगा। इसलिए ऐसा कुछ होना नहीं है। लेकिन वैसे इसके पहले हिमाचल प्रदेश और गुजरात में कांग्रेस की पराजय और उसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की विदाई हो गई, तो नरेंद्र मोदी की क्या हालत होगी, इसकी कल्पना करो। आप कल्पना ही करते हो तो जरूर करो, अच्छी कल्पना करो। कल्पना ये है कि 2024 में नरेंद्र मोदी वर्तमान सांसदों की संख्या से अधिक संख्या में इस देश में भाजपा के पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। यह देश हित में है, यह राष्ट्र हित में है और ऐसा होगा। इसलिए गुजरात के चुनाव को इतना वक्त मैं नहीं देता। गुजरात का चुनाव तो एंटी इनकम की प्रो इनकम का चुनाव है। और सबसे बड़ा जो विरोध होता था पटेल समाज का भाजपा के, वो अब खत्म हो गया क्योंकि पटेल मुख्यमंत्री है। इसके पहले वो आया तो व्यवसायी था, वो भी मुख्यमंत्री था। तो आप मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की विजय में शंका है क्या कहीं? मुझे तो नहीं शंका लगती है। मैं तो आश्वस्त हूं, मैं तो निश्चित हूं कि नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर बड़े ठाठ से, क्योंकि गुजरात की जनता एक बात जानती है कि नरेंद्र मोदी के और उनकी सरकार के राज में आने के बाद एक बार भी जातीय दंगा नहीं हुआ, एक बार भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। रोज सांप्रदायिक और जातीय दंगे होते, उन पर लगाम लग गई। किसी संप्रदाय ने किसी के विरुद्ध जबान तक नहीं खोली। इसका क्या श्रेय मोदी को नहीं मिलेगा, उसकी पार्टी को नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा। राइट। तो आपने जो बात कही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2024 में मोदी की जो छवि आपको दिखाई दे रही है इसका हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले एक खबर और हम हमारे दर्शकों को दे देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी दोस्त और इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो इस बार वापस से प्रधानमंत्री बनते दिख रहे हैं। लगभग घोषणा होने वाली है और बेंजामिन नेतन्याहू यदि प्रधानमंत्री बनते हैं इजराइल के तो ये भारत के लिए बहुत श्रेष्ठकर होगा। और भारत इस वक्त जो बहुत जबरदस्त ऊंचाइयों पर जा रहा है, एमर्जिंग कंट्री बनता, एक सुपर पावर की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसमें इजराइल के साथ नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनने से जो सबसे बड़ा फायदा होगा भारत को, सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होगा वो हमारे फ्री ट्रेड के ऊपर होगा। और नेतन्याहू के उस कार्यकाल में ही आप देखिएगा कि ये फ्री ट्रेड का समझौता हो जाएगा। तो फ्री ट्रेड यदि इजराइल से होता है तो इसका हमें बहुत भारी लाभ मिलने वाला है और ये हमारे देश की इकोनॉमी को भी काफी फायदा पहुंचाएगा। वैसे भारत की इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत अग्रेसिव है, भारत के झंडे बुलंद हो रखे हैं और अमेरिका तक को भारत के सामने भारत के टर्म्स के ऊपर बात करनी पड़ रही है। ये पहले समानता की दोस्ती रखनी पड़ती है। ये वही जमाना आ गया जो कोई जमाने में नेहरू कैनेडी का था। अमेरिका तो भारत का दोस्त है, इजराइल भी दोस्त है। नरेंद्र मोदी ने सोच सोच कर विदेशी दोस्त बनाए हैं। उन्होंने कितनी अकल के साथ रूस को कह दिया कि विश्व शांति चाहता है किसी माई के लाल की हिम्मत, और रूस ने उसको माना। कितनी बड़ी बात। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, लोग मुझे कहता है आप मोदी जी की तारीफ क्यों करते हो? मैं क्या करता हूं? मोदी जी का कर्म करता है, मोदी जी का कार्य करते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो इस विषय को कि गुजरात का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। डंके की चोट वहां बैठकर मैं गुजरातियों से कहूंगा कि ये आप पार्टी वाले आते हैं, ये आपको कुछ पैसे देकर, भिक्षा देकर, फ्री बिजली देकर, फ्री पानी देकर के जो कर रहे हैं, इसकी कीमत चुकानी पड़े तो कांग्रेस चुकाए। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों को इन छोटे प्रलोभनों से नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस की बखिया उधेड़ने में भाजपा के नेताओं से भी ज्यादा आप पार्टी काम करेगी और आप पार्टी के हाथों कांग्रेस की बखिया उधेड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो बाहर से जा रहे हो जाएं, पंजाबी पंजाब में जाके बात कर लें, चाहे दिल्ली वाले चले जाएं, चाहे राजस्थान के चले जाएं, चाहे कार्यकर्ता चले जाएं, प्रभारी चले जाएं, होना जाना कुछ नहीं है। मैं आपसे एक लाइन फिर कह रहा हूं कि गुजरात के चुनाव में 8 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो 10 या 11 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा और डंके की चोट के साथ कांग्रेस बिचारी बन के रह जाएगी, तो गरीब बन के रह जाएगी। आपने एक बात बीच में कही है, उसको थोड़ा सा खोल देते हैं हमारे दर्शकों के लिए।
रशिया को लेकर जो बात आपने कही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो युद्ध के हालात चल रहे हैं, G20 की इस बार की जो मेजबानी है वो भारत कर रहा है और मीटिंग्स अब शुरू हो चुकी हैं। वैसे तो दिसंबर में इसकी मीटिंग्स ज़्यादा होंगी, दिसंबर से शुरू हो जाएगा सेशंस। G20 के सामने ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है कि रूस यूक्रेन जंग का किस तरह से खात्मा कराया जाए। ये एक अहम सवाल G20 के सामने रहेगा और चूंकि वर्ल्ड की फूड की चेन सिक्योरिटी है, ये भी मामले रहेंगे, लेकिन भारत इस बार चूंकि उसका मेजबान अध्यक्ष है, अध्यक्षता भारत कर रहा है G20 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट अवसर है जो दुनिया के सबसे माइटी इकोनॉमी वाले जो G20 के ये 20 देश हैं, ये उसमें शरीक होंगे। चाइना भी उसमें है, तो चाइना को लेकर भी भारत उसमें बात करेगा, हमारी बॉर्डर्स को लेकर भी उसमें सवाल उठेंगे, ये इस बार है। और बाइडेन को लेकर भी एक जब चर्चा चली रही है सुपर पावर्स की, तो हमारे व्यूअर्स को दे देते हैं कि बाइडेन इस बार जो मिड टर्म पोल है उसमें लूज करते हुए नजर आ रहे हैं और वो संभवतः इस बार पोजीशन बरकरार नहीं रख पाएंगे। तो ये हमने चूंकि चर्चा दूसरी चल पड़ी इसलिए हमारे व्यूअर्स के लाभ के लिए बताया है। अब हम वापस से आते हैं एक बार की लोकल पॉलिटिक्स की तरफ, जहां आप इशारा कर रहे थे राजस्थान को लेकर। राजस्थान में जिस तरह से आपने भी बताया और जो खबरों में भी चल रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी आ रहा है कि राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं वो मंत्री ही खुलकर अब सामने आ रहे हैं और मंत्री ही मुख्यमंत्री की एक तरह से मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कि जो मुखर चेहरा है वो राजेंद्र गुडा हैं। और राजेंद्र गुडा का तो यह तक कहना है कि जो अनुशासन समिति का मसला अटका हुआ पड़ा है, इसको तुरंत वो किया जाए। अपने ही साथी मंत्रियों के ऊपर वो कई तरह की बातें कह रहे हैं। तो एक तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कैबिनेट के विद इन ये जो कंट्रोवर्सी है इसको लेकर आप क्या कहेंगे। और दूसरा, एक और सामने चीज आ रही है कि पिछले दिनों अशोक गहलोत के ही खास माने जाने वाले अशोक चांदना जो मंत्री हैं, वो भी कई तरह की बातें कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर रखा है, मंत्रियों की बात सुनते नहीं, अफसरशाही ने कब्जा कर रखा है। आज का यदि हम मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला लें तो उसमें कैबिनेट मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उनकी भी यही पीड़ा है और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि अफसरों की जो सीआर है वो मंत्रियों को भरने का अधिकार मिलना चाहिए। ये किस तरह का राजस्थान में आपको विद इन द गवर्नमेंट ये जो कंट्रोवर्सीज है, विद इन द गवर्नमेंट कन्फ्रंटेशन चल रहे हैं, इससे किस तरह की गवर्नेंस दिखाई देती है और इसका क्या हल आपको दिखाई देता है? गवर्नेंस का तो प्रश्न कहां पैदा होता है हजूर? आप मुझे एक बात बताओ, प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि आईएएस अफसरों की सीआर हम लिखेंगे। एक आईएएस अगर 4 डिपार्टमेंट देखता है तो 4 मिनिस्टर लिखेंगे क्या? इस बात को तो मैं स्वीकार नहीं करता, गलत है। अब गुडा ने जो बात कही है वो तो दमदार बात है और वो दिव्या मदेरना तो उछल उछल के खिलाफ बोल रही है। क्या गलत? क्या तीनों अनुशासनहीन मंत्रियों के खिलाफ आपने जांच कर ली, नोटिस दे दिए और कार्रवाई नहीं कर रहे हो? ये कैसी सरकार है? सरकार आपकी चली गई या नहीं गई? आपके इस्तीफे विचाराधीन है, वो इस्तीफे आपके विचाराधीन है और उसके बावजूद खड़गे साहब तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या एक्शन लिया जाए। कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए इस सरकार मजाक बन के रह गई है। अभी एक बार की बात जो मैंने पिछले इंटरव्यू में कही थी आपसे, जिस पर पीआईए लगने वाली है, तोमर नाम के आदमी को 7 लाख गज जमीन मेन रोडों पर दे दी गई डीएससी रेट पर। एम्पावर कमेटी की मीटिंग बुला करके शांति धारीवाल ने, अरे भाई शांति धारीवाल, तेरा तो यार इस्तीफा विचाराधीन है। स्पीकर के पास जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका क्या होगा? स्पीकर क्यों नहीं फैसला लेते हैं? या तो इस्तीफे मंजूर करें या रिजेक्ट करें, वो नहीं कर पा रहे हैं। सरकार नहीं कर पा रही है, हाईकमान नहीं कर पा रहा है। तीनों तरफ से ये कांग्रेस सरकार किस स्थिति में है? इसीलिए एक ही शब्द, दयनीय स्थिति में है। अब चुनाव होंगे तब क्या होगा तो हम जानते हैं। मैं पहले ही कहता हूं कांग्रेस 20 सीट पे सिमट जाएगी। अब सवाल सचिन पायलट का। अगर सचिन पायलट के साथ अन्याय होने की सीमा हो गई है, वो दुखी है, बड़ी मुश्किल से बोलता पर बोलना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से कहता है पर कहना पड़ता है। आज चूंकि आपने राजस्थान के बारे में प्रश्न छेड़ ही दिया है तो मैं आपसे स्पष्ट कर देता हूं कि राजस्थान के अंदर अब यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आईएएस का राज है, अधिकारियों का राज है, मनचाही लूट है, मनचाही छूट है और सब तरफ आवाजाही है, सब तरफ भागम भाग है, सब तरफ दौड़म दौड़ है। सरकार निरर्थक है और अशोक गहलोत मजे में है क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। और वो मुख्यमंत्री इसलिए है कि हाईकमान निरर्थक है, हाईकमान फेलियर है, हाईकमान फ्लॉप है। अब मैं असफलता का श्रेय
गहलोत को नहीं देता, हाईकमान को देता हूं। हाईकमान स्पष्ट कह दे कि हमने कार्रवाई करनी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कह तो दे। हम नहीं बदलेंगे, हम इस कार्रवाई पर एक्शन नहीं लेंगे। जिनको हमने नोटिस दिया नोटिस विड्रॉ कर लेंगे, उनके खिलाफ बोले तो सही, बोले ही नहीं तो भी कैसा हाईकमान। ये बड़ी दयनीय स्थिति है राजस्थान सरकार की। अब विधायकों का बहुमत, अरे विधायकों का बहुमत तो कुर्सी के साथ है। आप इस कुर्सी पर किसको बिठा दो, बहुमत उनके साथ होगा, क्योंकि 30-40 मंत्री नियुक्त होते हैं, 30-40 चेयरमैन नियुक्त होते हैं। 70-80 सीटें तो केवल और केवल उन्हीं की होती है जिसके पास कुर्सी होती है। अब एक तरफ यह कहा जाता था बहुमत, विधायकों के बहुमत से आप मुख्यमंत्री तय करो। विधायकों के बहुमत से तो वर्तमान विधानसभा में तय करोगे, जनता का मुख्यमंत्री तो जनता के वोटों से तय करोगे। पता लगा लो किसके साथ कितनी भीड़, कितने लोग, कितने समर्थक, कितने हाँ भरने वाले, जय जयकार करने वाले, कितने नारे लगाने वाले, आप पता लग जाएगा। तुलना करो, तुलना क्यों नहीं करते हो? अब क्योंकि मैं अशोक गहलोत की आलोचना करता नहीं हूं और मैं करूंगा भी नहीं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि भीड़ का बादशाह तो सचिन पायलट है। इन विधायकों के चंद वोटों से क्या होता है? जब ये विधायक नहीं रहेंगे चुनाव में तो इनका भी एक वोट ही लगेगा, इससे ज्यादा वोट नहीं लगेगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। मेरे सामने है, वैसे आज बात चली गई है और चूंकि आपने राजस्थान को चिढ़ाया तो मैं एक आउट ऑफ ए बात मैं भी कह देता हूं। सुभाष जी कहते हैं बीच बीच में, आज मेरे मित्र क्योड़ीलाल का जन्मदिन है, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं। दोस्तों एक बात बताओ, कौन सा आदमी है, कौन सा नेता है जो खुश है? सचिन पायलट की आलोचना करने वाले का नाम बताओ, सचिन पायलट को फेलियर कहने वाले का नाम बताओ, अशोक गहलोत के राज्य में 150 सीट आएगी बोलने वाले का नाम बताओ, अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव हो तो 100 सीट आएगी बोलने वाले का नाम बताओ। लाओ तो सही मेरे सामने। और मैं तो चाहता हूं आमने सामने डुएल करवा लो अपने चैनल पर। आप, मैंने क्या दिया सो कह दिया। मैं आपसे बता देता हूं, जातिवादी समीकरण करोगे 90% राजपूत एंटी कांग्रेस, 90% जाट एंटी कांग्रेस, 100% गुजर एंटी कांग्रेस। कांग्रेस के साथ कोई जाति नहीं बची है, कोई संप्रदाय नहीं बचा है, कोई क्षेत्र नहीं बचा है, कोई समुदाय नहीं बचा है। इसलिए अशोक गहलोत जी जैसे कैसे भी सरकार चला रहे हैं, ये उनकी होशियारी है, वो चला रहे हैं, चलाते रहेंगे। मगर कब तक? तो एक कहावत आती है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, आखिर तो कसाई की छुर्री के नीचे आएगी। तो जनता रूपी कसाई की छुर्री के नीचे ये सरकार रहेगी। राइट। तो आपने जाना सुना, ये थे हमारे साथ राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले पूर्व मंत्री और राजनीति में 6 दशक का लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले चंद्रराज सिंघवी साहब, आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम सियासी चाल बुचाल। आपने सब तरफ की जो चर्चाएं हैं वो आज के प्रोग्राम में सुनी, आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।